जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आज आधुनिक काल में भारतेंदु योगिन काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु योगिन काव्य। इकाई का उद्देश्य। भारतेंदु योगिन काव्य हिंदी का आधुनिकता बोध से संपन्न प्रथम काव्य है। भारतेंदु स्वयं में एक युग थे जिन्होंने कई सुधारवादी भावनाएं साहित्य से प्रकट की है। स्वतंत्रता आंदोलन की जमीन तैयार करने में यह युग बेहद महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। इन काव्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन कर आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कैसे हुआ, यह समझना जरूरी है। प्रस्तावना या परिचय। भारतेंदु योगिन कविता में भारतेंदु ही प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी कविता में सामाजिकता का आशय बड़ी मात्रा में मुखर हुआ है। सामंती परिवेश से कविता निकल कर आई थी, इसलिए स्त्री के प्रति विलासिता की भावना खत्म होकर उसकी दशा सुधारने हेतु शिक्षा आदि पर बल दिया जाने लगा। विधवा विवाह, बाल विवाह, अंधविश्वास आदि की कठोर आलोचना होने लगी। वर्ण व्यवस्था का भी कुछ कवियों ने विरोध किया तो कुछ की दृष्टि यथास्थितिवादी ही रही। वस्तुतः भारतेंदु युग में अंतर्विरोध साफ झलकते हैं। राष्ट्रीयता, ब्रिटिश शासन, वर्ण व्यवस्था, विधवा विवाह जैसे मुख्य विषयों के संदर्भ में वे उभर कर आए हैं। जो भी हो, परंतु नए युग की कविता संक्रमण व्यवस्था से गुजर रही थी, इसलिए कुछ कुरीतियों का खंडन, सामाजिक दुरावस्था प्रति दुख, आर्थिक शोषण के प्रति विरोध, खेत धन विदेशी जाने का विरोध जैसी कुछ प्रमुख घटनाओं का चित्रण कविता में आया है। भारतेंदु का युग साधारणतः डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भारतेंदु संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 से सरस्वती का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी तक है। अधिकांश विद्वानों ने आधुनिक युग का प्रारंभ 1843 से माना है। भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु 1885 में। डॉक्टर नागेंद्र ने ही कहा है कि कोई काव्य प्रवृत्ति ठीक किसी निश्चित वर्ष प्रारंभ होकर किसी निश्चित वर्ष में समाप्त नहीं होती। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल भी 1868 से 1883 तक के 25 वर्ष को काल की नई धारा प्रथम उत्थान के रूप में स्वीकृत करते हैं। मिश्र बंधु ने 1868 से 1888 इन 19 वर्षों को भारतेंदु युग कहा है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 तक के 35 वर्षों को भारतेंदु काल माना है। मार्क्सवादी ऋषि डॉक्टर रामविलास शर्मा 1868 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग ही मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान ने डॉक्टर नागेंद्र के कालखंड को भारतेंदु युग योग्य एवं तर्क शुद्ध रूप में स्वीकार किया है। रीति काल के अंत में हमने 1843 माना है, तो 1943 से 1967 के बीच किस प्रकार का काव्य लिखा जा रहा होगा, ऐसा प्रश्न पाठकों के मन में उभर सकता है। डॉक्टर नागेंद्र ने उनका उत्तर दिया है। 1843 से 1967 तक का कृतित्व न तो पूर्णतः रीति काल के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और न इसमें भारतेंदु युग की पुनर्जागरण मूलन प्रवृत्ति विद्यमान है। अतः इसका अनुशीलन भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इस कालखंड में भक्ति, श्रृंगार, नीति, हास्य, वीर भावनाओं की साहित्य सृजना हो रही थी। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन भी हो रहा था, किंतु आधुनिकता से उनका जुड़ाव पूर्णतः नहीं था। नए ढंग का लेखन मात्र भारतेंदु से ही प्रारंभ हो जाता है। भारतेंदु युग की कविता का लक्ष्य किसी सामंत राजा को रिझाना,
प्रसन्न करना नहीं था, लोक जागरण फैलाना था। इसलिए उन्होंने काव्य रूप भी बदले और काव्य प्रवृत्तियाँ भी। परिवेश तो बदल ही रहा था। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु बाबू को आधुनिक हिंदी का साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा, काव्य रूपों की विविधता, नया जागरण संदेश उन्हीं की कविता द्वारा हिंदी साहित्य में आया। इसलिए हिंदी नवजागरण के साहित्य का अग्रदूत भी उन्हें कहा जाता है। श्रृंगार और विलासिता के केचुल को उन्होंने दूर किया था और कविता के जनसाधारण से निकट लाया। नायिका का नक्सिक वर्णन और विरह की व्याकुलता का स्थान देश की जनता की दुर्दशा का वर्णन देश स्वाभिमान की भावना ने ले लिया। यही कारण है कि श्रृंगार, अलंकार, रीति निरूपण, प्रकृति का उद्दीपन चित्रण प्राय कम होता गया। भक्ति नीति भी पिछड़ती गई। जातीय राष्ट्रीय प्रलोभन का प्राश्रय मिला। राष्ट्रीय भावनाओं को देशभक्ति का चित्रण इस कालखंड में अधिक देखा जा सकता है। शिक्षा का महत्व, विधवा विवाह समर्थन, बाल विवाह विरोध, अंग्रेजी राजनीति की आलोचना, राम भक्ति, राजभक्ति, गौ रक्षा जैसे विषय कविता के केंद्र में आए। ब्रिटिशों से भौतिक साधनों, तर्क पद्धतियों, शासन प्रबंधन से नया युग पहले ही लाया था। मुद्रण तंत्र का आविष्कार, समाचार पत्रों का विकास आदि ने जन जागरण को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सुधार एवं देश सुधार की भावना पल्लवित पुष्पित होती गई। भारतेंदु काल के प्रमुख अन्य साहित्यकारों ने भी भारतेंदु की प्रवृत्तियों को स्वीकारा और साहित्य सृजन किया, जिसमें महत्वपूर्ण बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, नवनीत चतुर्वेदी आदि। डॉक्टर नागेंद्र ने राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद, कला पक्ष के अंतर्गत आने वाली प्रवृत्तियों का विश्लेषण अपने इतिहास में किया है। देशभक्ति और राजभक्ति। भारतेंदु युग में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति का प्रसार, भावना का विस्तार हुआ। देशभक्ति के अंतर्गत ही राष्ट्रीयता का विस्तार मात्र उनकी उपलब्धि रही है। वीर प्रताप, छत्रसाल, राजा शिवाजी ने क्षेत्र विशेष वीरता, राष्ट्रीयता का प्रतिपादन किया। भूषण जैसे कवियों ने उसी प्रकार का चित्रण किया, परंतु स्वयं बाबू भारतेंदु ने क्षेत्रीयता से ऊपर संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। इस काल के कवियों ने देशभक्ति और राजभक्ति की भावना का कविता द्वारा व्यक्त किया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार देशभक्ति की यह भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती में लक्षित हुई। स्वयं भारतेंदु की विजयिनी भाषा, विजय वैजयंती, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति से पूरित एवं प्रेरित हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज जैसी कविता लिखकर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण के चित्र वे खींचते हैं, देशवासियों को जागृत करते दिखते हैं। तो दूसरी ओर अंग्रेजों द्वारा देश की संपत्ति का होने वाला दोहन देखकर मन भारी हो जाता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पर भारी, पे धन विदेश चल जाते यह अति सवारी का भाव उनकी कविता में व्यक्त हुआ है। भारतेंदु युग की कविता राष्ट्रीय भावना की कविता है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग का बहिष्कार भी उन्होंने किया है। देश की जागृति के लिए बार बार ईश्वर वंदना भी करते हैं। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक पतन को देखकर वे जीवन का गौरव गान भी करते हैं, जिससे सांप्रदायिक भावनाओं के विकास में आगे चलकर सहयोग मिले। उनका हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान वाला गुणगान इसी कोटि का है। अंग्रेज राज के कारण भारत मुगलों के कठोर शासन से मुक्त हुआ। इस प्रकार का एक दृष्टिकोण भारतेंदु की कविता में आया। अत्याचारपूर्ण शासक की समाप्ति प्रति वे संतोष जाहिर करते हुए अंग्रेजों प्रति राजभक्ति निष्ठा को भी इस समय की कविता व्यक्त करते हैं।
इस देश में सुधार लाने की गुहार भी वे ब्रिटिशों के प्रति लगाते हैं। एक ओर यह कविता देशभक्ति का परिचय देती है तो एक ओर राजभक्ति का। स्वयं भारतेंदु बाबू को ब्रिटिश राज्य परम मोक्ष का फल लगता है। परम मोक्ष फल राजपद पर संजीवन माही, ब्रिटन देवता राजसूत पर सहुचित चाही। विद्वानों को राजभक्ति प्रदर्शन के कारण रूप में कंपनी के अत्याचारपूर्ण शासन समाप्ति और नई शासन एवं नई व्यवस्था की स्थापना का स्वीकार भी लगती है। लेकर राज कंपनी के सर सो निज हाथन, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन में व्यक्त होती है, जिसमें राजभक्ति साफ झलकती है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा का स्वागत, विक्टोरिया की मृत्यु पर शोक, लॉर्ड रिपन के प्रति श्रद्धांजलि आदि विषयों पर भी इस काल के कवियों ने कविता लिखी है। फिर भी प्रेम धन जैसी कवि अंग्रेजों को भारत हित के लिए राज करने के लिए कहते हैं। करहु आज स्वराज आप केवल भारत के हित साधन में दीने चित। विद्वानों का कहना है राजभक्ति के अंतर्गत आने वाली कविता को देखकर कवियों पर राजद्रोह या सांप्रदायिकता का दोष लगाना नहीं चाहिए। सही भी है, परंतु इस काल के साहित्य के सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति का बीजारोपण किया इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नागेंद्र के अनुसार भले ही यही नई राजनीति चेतना की कविता हो, फिर भी यह कहना होगा कि स्वतंत्रता के बाद भारत उत्तर नई राजनीति से रूढ़ होकर 1990 के साहित्य राजनीति में यही उभर कर आई। इसी कारण नव जागरण को ही हिंदू धर्म पुनरुत्थान के रूप में शंभुनाथ, वीर भारत तलवार जैसे विद्वानों ने देखा, जो सही प्रतीत होता है। नई सामाजिक चेतना। युगीन कविता ने नई सामाजिक समस्याओं पर भी कविता लिखी, जिसमें सामाजिक समस्याओं को दूर करते हुए ब्रह्मा समाज, आर्य समाज के आंदोलनों का प्रभाव उक्त काल की कविता पर पड़े। विधवा विवाह समर्थन, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा का विरोध, छुआछूत प्रति उदारता का दृष्टिकोण, सड़ी गली रूढ़ियों का विरोध करने के लिए मध्यम वर्ग सामाजिक जीवन का चित्रण कविता में आया। एक तरह से यह कविता जनवाद की ओर दृष्टिपात करती है। भारतेंदु युग के कवियों में समाज सुधार के कवि माना जाता है, जिस पर प्रश्न भी उठते हैं। कुछ कवि उदारता का परिचय नहीं देते। भारत धर्म कविता में अंबिका दत्त व्यास द्वारा वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन और राधा चरण गोस्वामी द्वारा विभिन्न कविताओं में प्राचीन शास्त्र नीतियों का समर्थन एवं विधवा विवाह का विरोध ऐसे ही उदाहरण हैं। अर्थात यह स्पष्ट है कि कुछ कवि समाज सुधार के आग्रही थे तो कुछ यथास्थितिवाद बनाए रखने में धन्यता मानते थे। स्वयं भारतेंदु के मात्र सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया है। भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में वर्ण व्यवस्था की संकीर्णता का विरोध उन्होंने किया। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इनके समकालीन कवि बाल मुकुंद गुप्त ने भी समाज सुधार की दृष्टि से अपनाई। धनिकों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं, हे धनिकों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार। जिसका मरे पड़ोसी भूखा, उसको भोजन को धिक्कार। भूखों की सुधि उसके जी में, कहिए किस पद से जावे। जिसका पेट मिष्ट भोजन से ठीक नाक तक भर जावे। वस्तुतः आर्य समाज की सामाजिक एवं धार्मिक सुधार वृत्ति का प्रभाव कुछ लेखकों पर स्पष्ट है। कुछ सहर्ष स्वीकारते हैं, कुछ नहीं। ऐसे ही वेद मार्ग छोड़कर मुस्लिम धर्म संस्कृति को स्वीकारने वाले की कुछ कटु आलोचना राधा चरण गोस्वामी करते हैं। यज्ञ याग सब मेट पेट भरन में चातुर, पितर पिंड नहीं देते यवन सेवा में आतुर। पढ़े जन्मते फारसी छोड़ वेद मार्ग दियो, हा हा विधि बाम ने सर्वनाश भारत कियो। हा से स्पष्ट है कि गोस्वामी की व्यथा कौन सी और किस प्रकार की रही है। प्रताप नारायण मिश्र भी स्त्री शिक्षा के प्रति पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, बाल विवाह का विरोध भी करते हैं और विधवाओं के दुख से विलाप भी करते हैं। निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव पहचाने। स्त्रीगण को विद्या देवे, करी प्रतिव्रता यश लावे। झूठी यह गुलाब की लाली, धोवत ही मिट जावे। बाल ब्याह की रीति मिटाओ, रहे लालिम छाए।
विधवा बिलपे नित धेनु कटे कोउ, लागत हाय गोहर नहीं। पुराणपंथी दृष्टि के बावजूद भी कविता बड़ी मात्रा में सुधारवादी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। एक तरह से मानवतावादी विचारों भावनाओं का सृजन कर्म इस दौर से शुरू हो चुका था, ऐसा कहा जा सकता है। आर्थिक चिंताओं का प्रकटीकरण। ब्रिटिशों द्वारा की जाने वाली आर्थिक लूट को देखकर भारतेंदु का मन भी बड़ा व्यथित हो चुका था। इसलिए कवियों ने स्वदेशी उद्योगों एवं वस्तुओं का प्रयोग करने का आह्वान किया। भारतेंदु ने प्रोबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। भारतीय परिपत्रक पर सवाल उठाते हुए ब्रिटिशों की आर्थिक शोषण नीति का विरोध प्रताप नारायण मिश्र जैसे कवियों ने किया है। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों की ओर से भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भाव भारतेंदु में आया, जिसमें वे मलमल और मार्कीर की व्यवहार करने वालों की आलोचना कड़े शब्दों में करते हैं। मार्किन मलमल बिना चलत कछु नहीं आकाम, परदेसी जुल्हान के मानहु भये गुलाम। तो ब्रिटिशों की साम्राज्यवादी नीति के प्रति गहरा क्षोभ भी कवियों ने व्यक्त करते हुए स्वतंत्रता की मांग की है। सब तजी गहो स्वतंत्रता नहीं चुप लाते खाब, राजा करे सुन्याय है पासा परे सुदाब। या तात्कालिक भारतीय समाज की आर्थिक दुर्वस्था देख कवि करुणार्ध हो जाते हैं। रोबहु सब मिली आबहु भारत आ भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की आर्थिक दुर्गति को ब्रिटिश शासन कारणीभूत कर रहा है। इस बात को कभी भूलते नहीं है और देश प्रेम भाव को भी व्यक्त करने से चूकते नहीं। जनजीवन का चित्रण। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु युग की जनवादी भावना उसके समाज सुधार से निहित है। आगे वे कहते हैं कि वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समता और भाईचारे का भी साहित्य है। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के भी अग्रदूत न थे, वे समाज सुधारकों से भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के समर्थक थे। भारतीय महाजनों के पुराने पेशे सूदखोरी की उन्होंने कड़ी आलोचना की थी। सर्वदा से अच्छे लोग ब्याज खाना और चूड़ी पहनना एक सा समझते हैं, पर अब आलसियों को इसी का अब अवलंब है। न हाथ हिलाना पड़े न पैर, बैठे बैठे भुगतान कर लिया। कवि वचन सुधा 22 दिसंबर 1873। कवियों ने मानव हित के लिए सामाजिक सुधार को अपनाते हुए कुप्रथाओं, धार्मिक मिथ्याचार, छल कपट, स्वार्थ, परायणता आदि विषयों पर कविता द्वारा प्रहार किया। अंग्रेजों के शोषण विरुद्ध जागरण फैलाया। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। शासन सुधार की आकांक्षा भी जनजीवन को व्यक्त करती है। अपनी कविता में यथार्थ चित्रण समाज जीवन का ही चित्रण है। जनजीवन को उभारते हेतु उन्होंने लावड़ी, गजल, ठुमरी, मलार, दादरा जैसी लोकगीतों संगीत का प्रयोग कविता में भारतेंदु ने किया। जनता में जागरण हेतु ग्राम गीतों द्वारा उन्नति का मार्ग इन्होंने स्वीकारा है। श्रृंगार की कविता। रीतिकालीन भक्ति एवं श्रृंगार की परंपरा भारतेंदु युग तक चली आई थी, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर पड़ा। भारतेंदु वैष्णव परंपरा के उपासक थे। राधा कृष्ण के प्रति उनमें अनन्य भक्ति थी। सदैव राजसी ठाठ बाट से रहते थे। इसमें अनेक गुण थे, पर विलासिता इनका सबसे बड़ा अवगुण था। एक बार उन्होंने कहा था, जगत जाल में नित बंध्यो, परियो नारी के कंद, मिथ्या अभिमानी पतित, झूठो कवि हरिचंद। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। माधुर्य परि, भक्ति परक श्रृंगार चित्रण, रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक, षड ऋतु और नायिका भेद वर्णन, उर्दू प्रभाव संपर्क में वेदात्मक प्रेमाभिव्यक्ति भारतेंदु और प्रेमधन की रचनाओं से मिलती हैं।
प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी आदि रचनाओं में भारतेंदु ने भक्ति श्रृंगार और विशुद्ध श्रृंगार का वर्णन किया है। सौंदर्य, प्रेम, विरह की व्यंजना में कहीं कहीं ये दोनों उर्दू काव्य शैली के प्रभाव में है। प्रेमादर्श में वे घनानंद, रसखान एवं पद्माकर जैसे रीतिकालीन कवियों का अनुसरण करते हैं। साज सेज रंग के महल में उमंग भरी, पिय गर लागी काम कसक मिटावे लेत, ठानी विपरीति पूरी मैन मन मसूसन सो, सूरत समर जय पत्रही लिखाए लेत, हरिचंद्र उजकी उजकी रति गाढ़ी करी, जोम भरी पिहई झकोरन हराय लेन, याद कर पी की सब निर्दय धाते अजू, प्रथम समागत को बदलो चुकाए लेत। उन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह यौन विकृति जैसे स्वरति, समरति, चित्ररति, वस्त्ररति, पपड़ीपन रति इत्यादि का वर्णन किया है। बिहारी सूरदास जैसे साहित्यिक श्रृंगार की झलक भी इनकी कविता में पाई जाती है। बिहारी की तर्ज पर इन दुखिया अखियान को सुख सिराजियो ही नहीं, इन दुखियान को न सुख सपने हु मिल्यो, यों ही सदा व्याकुल बिकल अकुल लाएगी, बिना प्राण प्यारे भये तरस तिहारे यहाँ, देखी लिजो आंखें ये खुली रह जाएगी। सूरदास की तर पर सखी ये नैन बहुत बुरे, तब सो भये प्यारे हरि सो जब सो जाई जुरे, मोहन के रस भर है डोलत तलफल तनिक दूरे। अन्य कवियों में श्री कृष्ण दास ठाकुर, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास में श्रृंगार वर्णन पाया जाता है। भक्ति भावना, हमने पहले ही कहा है कि भारतेंदु वैष्णव भक्त थे। राधा कृष्ण के प्रति उनमें भक्ति थी। वल्लभ संप्रदाय में वह दीक्षित थे। मेरे तो राधिका नायिका हो गति, लोक दोऊ रहे रहो के नसील जाओ, मेरे तो साधन एक ही है, जय नंदलाला वृषण भानु कुमारी। उनके काव्य में विनय भाव की भक्ति प्राप्त होती है। प्रेमधन ने अलौकिक लीला नामक कविता में स्फुट भक्ति पदों को रखा है। अंबिका दत्त व्यास की कंसबद्ध जैसी प्रबंध रचना, राधा कृष्णदास की विनय भाव युक्त कृष्ण स्तुति का उल्लेख भारतेंदु योगिन कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में आवश्यक है। इसके अलावा प्रेमधन की सूर्य स्रोत, भारतेंदु की उत्तार्थ भक्तमाल और कृति स्नान, कार्तिक स्नान, प्रताप नारायण मिश्र की नवरात्र के पद और राधा चरण गोस्वामी की नव भक्तमाल उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारतेंदु में भक्ति देशानुरागी भाव भी दिखाई देता है, अर्थात वह देश हित की कामना करता है। सांप्रदायिक मतांतरों पर आधारित धार्मिकता के स्थान पर उन्होंने उदारता का परिचय दिया है। जैन कुतूहल में उन्होंने धार्मिक द्वेष की व्यर्थकता को प्रतिपादित किया है। धर्मनिरपेक्षता का भाव उनमें ऐसा कहा जाता है, फिर भी उसमें धार्मिक एकांकिका की चर्चा सामने आ रही है। उनकी धार्मिकता पर प्रश्न उठ रहे हैं। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास जैसे कवियों में भी देशानुराग भक्ति को देखा जा सकता है। प्राकृतिक चित्रण, रीति काल की तरह प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण का अभाव भारतेंदु योगिन कविता में रहा है और वह स्वाभाविक है। सौंदर्य बोध में सहायक स्वतंत्र प्रकृति चित्रण का श्रेय किसी सीमा तक ठाकुर जगमोहन सिंह को ही दिया जा सकता है। भारतेंदु समवेत अन्य कवियों ने परंपरा का निर्वाह किया गया है। अंबिका दत्त व्यास की पावस पचासा, गोविंद गिल्ला भाई की षट ऋतु और पावस पयोनिधि आदि कृतियों में बसंत और वर्षा ऋतु का आलंबनात्मक चित्र मौजूद है। भारतेंदु की प्रात समिरन, प्रेमधन की मयंग महिमा और प्रताप नारायण मिश्र की प्रेम पुष्पांजलि में स्वतंत्र प्रकृति चित्रण है, किंतु सफलतापूर्वक नहीं, ऐसा मत नागेंद्र व्यक्त कर चुके हैं, क्योंकि प्रकृति को श्रृंगारिक मनोदशाओं, सामाजिक उद्बोधन, नीति कथन आदि से संबद्ध करने की अनिवार्यता ने प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन इस काल में रूप ग्रहण नहीं
कर पाया, परंतु रीतिकाल के उद्दीपक वर्णन को न स्वीकारते हुए संस्कृत काव्य में उपलब्ध नैसर्गिक सौंदर्य वर्णन से प्रकृति का सजीव चित्रण उनके काव्य में आया है। पर्वत श्रृंखला का सौंदर्य चित्रण इस प्रकार है। पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंच सीखा लगी अंबर चूम, निहारत दिठी भर में पगिया गिरी जाक उदंता ऊपर धूम झूम, प्रकाश पतंग सो चोटिन के बिकसे अरविंद मलिंद सुझूम, लसे कटी मेखला के जगमोहन कारी घटा घन घोरत झूम। हास्य व्यंग। हास्य व्यंग की अभिव्यक्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। हास्य व्यंग को राष्ट्रीय समस्याओं को जोड़ने का प्रयास इस काल में हुआ है। पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों पर कवियों ने कठोर व्यंग किए हैं। उनमें विषय एवं शैली की भिन्नता भी रही है। निम्नलिखित विषयों पर इन कवियों ने हास्य व्यंग लिखे हैं। एक, प्राचीन रूढ़िगत विकृतियों पर। दो, विदेशी संपर्क में भारतीयों की स्थिति पर। तीन, भक्ति संकीर्ण विचारों पर। चार, विकृत सांस्कृतिक जीवन पर। पाँच, राजनीतिक व्यवस्था पर। महत्व आदिपूर्ण है। राजनीतिक व्यंग में उल्लेखनीय अंग्रेजों की शोषण नीति, भारतीयों की निष्क्रियता एवं नपुंसक मनोवृत्ति, पराधीन वृत्ति आदि। छः, साहित्यिक एवं भाषागत विचारों पर, खासकर उर्दू के आग्रह पर। भारतेंदु की तीन व्यंग शैलियाँ हैं: पैरोडी, स्यापा और गाली। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, बंदर सभा के गीतों की रचना उन्होंने उर्दू नाटक इंदर सभा के गीतों की पैरोडी के रूप में की है। उर्दू का स्यापा उर्दू फारसी के स्यापा नामक काव्य रूप की शैली में लिखित है। उर्दू हाय हाय, कहाँ सिहाई सिधाई री हाय हाय आदि पंक्तियों में उन्होंने बनारस अखबार के समाचार शीर्षक उर्दू मारी गई व्यंग पर किया है। समाधीन मधुमास की रचना गाली व्यंग गीति की शैली की गई है। नए जमाने की मुकरी समकालीन सामाजिक राजनीतिक विसंगतियों पर लिखी है। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा, बुढ़ापा, कारकष्टक आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतेंदु ने अमीर खुसरो की मुकरी शैली स्पष्ट है। मगपान संबंधी व्यंग उदाहरण है: मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। रीति निरूपण में परंपराबाध्य ग्रंथों की रचना। रीति निरूपण संबंधी परंपरा से संबंध ग्रंथों का लेखन भी इस कालखंड में हुआ है। भारतेंदु युग में लक्षी राम, ब्रह्मा भट्ट, कवि राजा मुरादीदान और बाल गोविंद मिश्र आदि रीति निरूपण पद्धति ग्रंथ लिखे रहे थे, जिनमें प्रमुख है लक्षी राम की महेश्वर विलास, जिसमें नायिका भेद एवं नौ रस का विश्लेषण है। रामचंद्र भूषण अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। रावणेश्वर कल्पतरु सर्व काव्यांग निरूपण कीर्ति है। मुरारी दान का जसवंत जसोभूषण बृहत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यह मूलतः अलंकार ग्रंथ है, जिसमें काव्य स्वरूप, शब्द भक्ति, गुण और रीति का सार मौजूद है। बाल गोविंद मिश्र का भाषा छंद प्रकाश में 48 मात्रिक वार्णिक छंदों में स्वरचित काव्य लक्षणा उदाहरण प्रस्तुत हैं। अन्य दो उल्लेखनीय रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र की रस कुसुमाकर 1894 और कन्हैयालाल पोद्दार की अलंकार प्रकाश 1896। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रीति निरूपण की वृत्ति पिछड़ती जा रही है और काव्य नए ढांचे में ढल रहा था। भारतेंदु के बाद तो यह प्रवृत्ति रही ही नहीं। समस्या पूर्ति परक काव्य रचना। समस्या पूर्ति परक काव्य रचना इस काल में बड़ी लोकप्रिय रही है। बाकायदा इस प्रकार की काव्य गोष्ठियाँ का आयोजन किया जाता था और बड़े बड़े कवियों में उसमें ससम्मान भाग लेते थे। कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। कहा जाता है कि अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ काशी के कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्बी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके सुकवि का उपाधि
पाई थी। कानपुर की रसिक समाज बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद जिला आजमगढ़ की कवि समाज काफ़ी प्रसिद्ध मंच हैं। अंबिका दत्त के पिता दुर्गादास व्यास का समस्या पूर्ति, प्रकाश अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंच रत्न तथा भारतेंदु ग्रंथावली में समस्या पूर्तियों का संग्रह उपलब्ध है। प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति काव्य का एक उदाहरण देखिए। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले नाही न हाँ। तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ। यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, जब पपीहा जब पूछिए पीव कहाँ। काव्यानुवाद का आरंभ। काव्यानुवाद की परंपरा भी इसी युग में शुरू हो चुकी थी। संस्कृत और अंग्रेजी के काव्यानुवाद बड़ी मात्रा में हुए। सर्वप्रथम उल्लेखनीय है राजा लक्ष्मण सिंह का रघुवंश और मेघदूत। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य ने भक्ति सूत्र को तदीय सर्वस्त्र और भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से अनुवादित किया। बाबू तोताराम ने वाल्मीकि रामायण का राम रामायण, ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार का मेघदूत, लाला सीताराम भूप ने मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश और ऋतु संहार। अंग्रेजी से श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ का हर्मिट और डिटर्जेंट विलियन को एकांतवासी योग तथा उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। भाषा और लालित्य शब्दानुवाद। सरलता को गुणों से ये संपन्न है, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। काव्य रूपों की विविधता। भारतेंदु युग में काव्य रूपों के विविध प्रयोग रूढ़ हो गए। कुछ परंपरागत लोकगीत संगीतात्मक थे तो व्यंग नए रूप में विकसित हुए, किंतु प्रधानता मुक्तक काव्य की ही रही है। उसके साथ प्रबंध गीति में पर भारतेंदु की रानी छदम लीला, देवी छदम लीला और तन्मय लीली का उल्लेख किया जाता है। निबंध काव्य रूपों में विजयनी, विजय विजयंती तथा हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है। कुछ सतसई परंपरा के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। हरियोध का कृष्ण शतक 1882, अंबिका दत्त व्यास का सुकवि सतसई आदि। प्राचीन पद शैली के आधार पर ठुमरी, मलार, दादरा, ईमन आदि राग रागनियों में काव्य रचनाएं की गई हैं। लोक संगीत की शैली काफ़ी लोकप्रिय थी। उदाहरणार्थ मेघघन और प्रताप नारायण मिश्र की कजलियाँ तथा भारतेंदु, वर्षा विनोद, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और जगमोहन सिंह की लासनियाँ महत्वपूर्ण हैं। व्यंग में बंदर सभा, उर्दू का श्यापा एक नए शैली में आई। भारतेंदु ने मुकरियों के लेखन में भी किया। गजल का नौ प्रयास रासा उपनाम से भारतेंदु द्वारा तथा अब्रू उपनाम से प्रेमघन द्वारा किया गया। इससे यह कहा जा सकता है कि काव्य परंपरा के रूपों में इस काल में कवियों ने बंधे न रहकर नए प्रयोग भी किए। भाषा। भारतेंदु युग के काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ तो गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का हिंदू उर्दू का विवाद इस काल के राजनीति की देन रही। फिर भी भारतेंदु ने हिंदी के दायित्व को हिंदी भाषा नामक ग्रंथ लिखकर पूर्ण किया। उन्होंने उर्दू फारसी की जटिलतम तत्सम शब्दावली का बहिष्कार भी किया। काव्य के ब्रज के साथ साथ अन्य बोली भाषा शब्दों के प्रयोग दिखाई देता है, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी आदि। इसके अलावा उर्दू अंग्रेजी का भी प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली को लेकर आंदोलन चला। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी में चलाया। कुछ कवियों ने विरोध भी किया। परिमाणतः खड़ी बोली गद्य के साथ पद का विकास हुआ। आगे चलकर त्रिवेदी युग में यह विवाद खत्म हुआ। काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा।
छंद अलंकार। भारतेंदु युगीन कवियों में परंपरागत छंद अलंकारों का प्रयोग अपनी कविताओं में किया। उल्लेखनीय है आर्या, कुंडलिया, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, हरिगीतिका जैसे मात्रिक छंदों तथा कविता, सवैया, मदरकांता, शिखरिणी, वंशस्थ, वंशतल्लिका जैसे वर्णिक छंदों का विबुधमुखी प्रयोग लोक संगीत का गाँवों में प्रचार प्रसार करने के लिए भारतेंदु ने कजली, ठुमरी, खेमटा, कहरवा, गेल, चैती, अर्ध, होली, सांझी, लाबे, लावनी, बिरहा, चनैनी आदि छंदों का उपयोग में लाया है। इस प्रकार के प्रयोग का आह्वान भी वे कवियों को कर चुके थे। किसी नए छंद का प्रयोग भले ही इस कवियों ने न किया हो, परंतु काव्य की नई उद्भावना का विषय शैली की दृष्टि से मौलिक रही। मूल्यांकन। इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारतेंदु समस्त अन्य कवियों अपने दाय का सुयोग्य निर्वाह कर चुके हैं। अपनी अनुभूति के माध्यम बनाकर स्वभाषा, स्वधर्म, स्वजाति का प्रचार कर देश उन्नति एवं राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयास प्रशंसनीय है। खड़ी बोली को काव्य भाषा का माध्यम बनाया। उसमें काव्य के साथ साथ निबंध, नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, लेख लिखे गए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन, प्रकाशन भी इसी युग की महत्वपूर्ण घटना है। जनवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति, लोकगीत शैली का स्वीकार इस युग के महत्वपूर्ण मूल्य हैं। जीवन के यथार्थ को उन्होंने सामाजिक स्वर दिया। प्रत्येक विधा में बहुत सारे अंतर्विरोध भी इनके काव्य में पाए जाते हैं। राष्ट्रीयता, राजभक्ति, राजद्रोह, नई भाषा, खड़ी बोली, पुरानी भाषा, वज्र, नए पुराने दृष्टिकोण, इन सब में समन्वय की भावना आदि। भारतीय समाज, साहित्य, राजनीति के इतिहास में यह नवयुग, नव जागरण के नाम से जाना जाता है, जिसके अग्रदूत स्वयं भारतेंदु बाबू रहे हैं। उपसंहार। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने विभिन्न स्तर पर जन जागरण का कार्य किया। साहित्यिक रचनाओं के जरिए वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े रहे, उसे बढ़ावा दिया। गद्य का नए रूप में विकास हुआ। रंगमंच का आधुनिक आविष्कार इस साहित्यकारों ने विशेष भारतेंदु ने महसूस किया। जीवन के सत्यों को नैतिक साहस पर बल जनता के सम्मुख रखा। तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की सच्चाइयों में हमें रूबरू कराया। यह इस युग महत्वपूर्ण की देन है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।